नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर सरकार और सरकारी अधिकारियों की इनजस्टिस को रोकने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संविधान के आर्टिकल 142 का मतलब यह है कि किसी मामले में कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्तियां मिली हुई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हासिल है। कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास यह मौका था कि उन सरकारों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कठोर एक्शन लेने का आदेश जारी करे जिनके आदेश पर हजारों लोगों के घर तोड़ दिए गए। एक ही पल में जिनके आदेश पर आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के तहत आश्रय के अधिकार को, राइट टू शेल्टर को छीन लिया गया। संवैधानिक देश में रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया गया। एग्जीक्यूटिव ने कानून की हत्या की, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दे। मगर कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिलने वाली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने दिशा निर्देश जारी किया कि पहले से शो कॉज नोटिस दिए बिना किसी भी तरह का डिमोलिशन नहीं होगा। डिमोलिशन के नोटिस का जवाब लोकल म्युनिसिपल लॉ के मुताबिक निर्धारित समय के भीतर या नोटिस मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जो भी बाद में पड़ता है देना जरूरी है। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए घर, बिल्डिंग, इमारत या किसी भी तरह का ढांचा जिसे डिमोलिश करना है उसके मालिक को दिया जाएगा। जिस ढांचे को डिमोलिश करना है उस ढांचे के बाहर डिमोलिशन का नोटिस चिपकाया जाएगा। नोटिस में इन सारी बातों का डिटेल जरूर शामिल होना चाहिए कि किस तरह का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, यह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किस तरह के नियम का उल्लंघन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशन का आधार क्या है, किस ग्राउंड पर डिमोलिशन का आदेश दिया गया है। नोटिस में उन दस्तावेजों की भी लिस्ट होगी जिसे नोटिस प्राप्त करने वाले को अपने जवाब में मुहैया कराना होगा। डिमोलिशन के नोटिस में यह भी लिखा होना चाहिए, यह भी दर्ज होना चाहिए कि डिमोलिशन किए जाने वाले ढांचे की मालिक की पर्सनल हियरिंग किस दिन होगी और किस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने होगी। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिसका घर तोड़ना है या डिमोलिश करना है उसे पर्सनल हियरिंग का अवसर जरूर देगा। उसकी पर्सनल हियरिंग होगी। पर्सनल हियरिंग में जो बातचीत होगी उसे रिकॉर्डेड किया जाएगा। उसके बाद फाइनल ऑर्डर सुनाया जाएगा और फाइनल ऑर्डर में वह सारे तर्क शामिल होंगे जिसके आधार पर डिमोलिशन का नोटिस प्राप्त करने वाले ने डिमोलिशन पर आपत्ति दर्ज की थी। इन आपत्तियों को खारिज करते हुए या इन आपत्तियों पर असहमत होते हुए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने जो तर्क दिए थे वह तर्क भी लिखे जाएंगे। क्या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर किसी तरह का समझौता हो सकता है? अगर समझौता हो सकता है तो किन तर्कों के आधार पर हो सकता है और किन तर्कों के आधार पर नहीं हो सकता है, इन सबको लिखना पड़ेगा। साथ में फाइनल ऑर्डर में यह भी लिखना होगा कि डिमोलिशन जैसा एक्सट्रीम ऑप्शन क्यों अपनाया जा रहा है, अकेला यही विकल्प क्यों बचा है, किसी तरह का समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी जिस ढांचे को डिमोलिश किया जाना है उसके मालिक के पास यह हक है कि वह फाइनल ऑर्डर में लिखे आदेश के खिलाफ अदालत में अपील दायर कर सकता है। तो यह सारे निर्देश हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए डिमोलिश इनजस्टिस के खिलाफ दिए हैं। अंत में जब सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब डिमोलिशन होना तय होगा तो डिमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी। डिमोलिशन से जुड़े सभी अधिकारी डिमोलिशन के वक्त मौजूद होंगे। डिमोलिशन की रिपोर्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फॉरवर्ड की जाएगी ईमेल के तहत। वहां से डिमोलिशन से जुड़े डिजिटल पोर्टल पर सभी विवरणों को, सभी तरह की जो बातें हैं उसको हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया जाएगा। डिमोलिशन पोर्टल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है कि आज से लेकर के 3 महीने के भीतर हर एक म्युनिसिपल और लोकल अथॉरिटी को एक डिजिटल पोर्टल स्थापित करना होगा जहां पर डिमोलिशन से जुड़े सारे नोटिस का विवरण हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दिशा निर्देश को जारी करने के बाद यह बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इस दिशा निर्देश को सरकारी अधिकारियों ने सख्ती से नहीं पालन किया तो उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने दिशा निर्देश का पालन नहीं किया,
किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलेगी, उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डिमोलिशन में अदालत के आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों को ही इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, वही खर्चा उठाने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। दिशा निर्देश जारी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि वह जो दिशा निर्देश जारी कर रहा है वह दिशा निर्देश रोड, स्ट्रीट, फुटपाथ, रेलवे लाइन जैसे सार्वजनिक जमीन, पब्लिक लैंड पर मौजूद किसी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर लागू नहीं होगा जहां पर न्यायालय द्वारा डिमोलिशन का आदेश दिया गया है। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर राज्य की इनजस्टिस के खिलाफ साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में यह मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे कि किसी भी अथॉरिटी को सजा देने के तौर तरीकों के रूप में बुलडोजर एक्शन का हक नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई कर घर तोड़ने का हक नहीं है। याचिकाओं में यह भी निवेदन किया गया था कि कोर्ट यह आदेश दे कि जिनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया है उनका घर फिर से बनाकर उन्हें सौंपा जाए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है। आर्टिकल 142 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान का इस्तेमाल किया है जिसमें कंप्लीट जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है। और आप देख ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो घर तोड़ दिए गए हैं उन पर किसी भी तरह का इंसाफ नहीं किया है। ऐसा कोई फैसला नहीं किया है जिससे उन्हें क्षतिपूर्ति मिले, उन्हें आश्रय मिले, उनका जो घर तोड़ दिया गया उसके बदले कुछ मिले। तो कैसे कहा जाएगा कि यहां पर कंप्लीट जस्टिस हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश बहुत अच्छा है, मगर फिर भी सवाल तो यह बनता ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर इनजस्टिस को रोकने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, मतलब कंप्लीट जस्टिस करने के तहत दिशा निर्देश जारी किए, तो सवाल यही है कि क्या बुलडोजर इनजस्टिस के खिलाफ कंप्लीट जस्टिस हो पाया है? क्योंकि हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क के 2024 के अनुमानों के मुताबिक साल 2022 और 2023 में राज्य, केंद्र और स्थानीय स्तर के अथॉरिटी ने करीब 1,53,000 घर तोड़े हैं, जिससे तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। मतलब उनके घर तोड़ दिए गए हैं, लोगों को बेघर कर दिया गया। क्या केवल दिशा निर्देश जारी कर देने भर से उन्हें कंप्लीट जस्टिस मिल पाएगा? संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस के लिए असाधारण शक्तियां मिलती हैं। तो किसी नागरिक का यह सवाल उठाना बिल्कुल जायज है कि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो ऐसा कंप्लीट जस्टिस कर सकती थी जो वाकई में कंप्लीट जस्टिस होता। भारत में चल रही बुलडोजर इनजस्टिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था है। इसी संस्था ने बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिस्ड, मतलब भारत में बुलडोजर के जरिए किया जाने वाला अन्याय, अगर आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो आपका घर तहस नहस कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा, नाम से एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक डिमोलिशन की कार्रवाई से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो मुस्लिम समुदाय से थे और जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बने, जो मुस्लिम थे और जिन्होंने सरकार की नाइंसाफियों का विरोध किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि जिस तरीके से चुन चुनकर मुसलमानों की संपत्तियों को डिमोलिश किया गया, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने उनकी संपत्ति को डिमोलिश कर उन मुस्लिमों को दंड देने का काम किया है जिन्होंने सरकार के अन्याय पर आवाज बुलंद की है। एक बार तो भाजपा के प्रवक्ता जेबीएल नरसिम्हा राव ने ट्विटर पर जेसीबी का पोस्ट करते हुए जिहादी कंट्रोल बोर्ड तक लिख दिया था। बाद में उन्हें अपने पोस्ट को हटाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम मिला हुआ है, तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा का। तो सुप्रीम कोर्ट से यही सवाल बनता है कि अगर कंप्लीट जस्टिस करना था तो इन सारे पहलुओं पर गौर क्यों नहीं किया गया? जिन सरकारों ने और जिन सरकारी अधिकारियों ने हजारों लोगों के घर तोड़ डाले, क्या उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी? क्या उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? जिन लोगों ने मिलकर के पूरे समाज में बुलडोजर के नाम पर नफरत घोला, कानून की हत्या की, उन लोगों के खिलाफ क्या होगा? क्या उन्हें किसी तरह का दंड नहीं मिलेगा? जब उन्हें दंड नहीं मिलेगा तो इसे कंप्लीट जस्टिस कैसे कहा जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश जारी करने वाले फैसले पर कुछ और भी बातें कही हैं, थोड़ा उसे भी गौर कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि घर होना एक ऐसी लालसा है जो कभी खत्म नहीं होती है। हर एक परिवार का यह सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। एक घर परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक होता है, किसी व्यक्ति की सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक होता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि क्या एग्जीक्यूटिव को यह इजाज़त मिलनी चाहिए कि दंड के तौर पर वह किसी का घर भी छीन सकती है, वह भी तब जब आरोपी की भूमिका में वह हो। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की बुनियाद रूल ऑफ लॉ है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में निष्पक्षता का मतलब यह है, फेयरनेस का मतलब यह है कि किसी आरोपी को फैसला आने से पहले ही गुनहगार नहीं माना जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह काम करने के बाद अंत में यह फैसला होगा कि वह गुनहगार है या नहीं है। संविधान के मुताबिक व्यक्ति को यह अधिकार मिला है कि राज्य उसके खिलाफ मनमर्जी कदम नहीं उठा सकता है। संविधान से निकला अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमर्जी, सरकार की मनमर्जी कार्रवाई से सुरक्षा मुहैया करवाता है। रूल ऑफ लॉ यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है, फ्रेमवर्क देता है कि व्यक्तियों को पता हो कि उनकी संपत्ति को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता है। संविधान के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका की अलग अलग शक्तियां हैं। कार्यपालिका को यह हक नहीं मिला है कि वह किसी आरोपी को गुनहगार ठहरा दे। यह काम जुडिशरी का है, न्यायपालिका का है। केवल आरोप के आधार पर अगर एग्जीक्यूटिव किसी की संपत्ति को डिमोलिश करती है तो यह रूल ऑफ लॉ पर हमला कहलाएगा। बुलडोजर द्वारा किसी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का भयानक दृश्य लॉलेसनेस यानी कानून के शासन की हत्या की याद दिलाता है, जहां पर ऐसा लगता है कि वही सही है जिसके पास ताकत है। भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी और मनमानी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है। यह सारे शब्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखे गए हैं। इस तरह के एक्शन पर कानून को सख्ती से निपटना चाहिए। अगर राज्य और राज्य के सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं तब उनके जवाबदेही को तय करना पड़ेगा। अगर राज्य और राज्य के सरकारी अधिकारी आरोपी और दोषी के अधिकार का मनमाना तरीके से उल्लंघन करते हैं तो आरोपी और दोषी के अधिकार के उल्लंघन के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। राज्य और राज्य के सरकारी अधिकारियों को मनमर्जी तरीके से बहुत ही ज़्यादा कठोर उपाय अपनाने की इजाज़त नहीं मिली हुई है। अगर सरकार और सरकार के किसी अधिकारी ने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है या पूरी तरीके से मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एग्जीक्यूटिव को यह अधिकार नहीं मिला है कि वह जज बन जाए और यह फैसला करे कि किसी आरोपी की संपत्ति को डिमोलिश कर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अचानक ही किसी ढांचे को, मतलब इमारत को, बिल्डिंग को, किसी भी तरह के ढांचे को डिमोलिश करने के लिए चुना जाता है और आसपास की प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगाया जाता है, छुआ भी नहीं जाता है, तो यह मान्यता और भी ज़्यादा मजबूत बनती है कि असली इरादा कानून का पालन करने का नहीं था, बल्कि ऐसे एक्शन से जुड़ा था जहां पर बिना ट्रायल के ही दंड देना तय किया गया हो। संविधान के आर्टिकल 21 जो कि मौलिक अधिकार का हिस्सा है, उससे लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है। यहीं से राइट टू शेल्टर यानी आश्रय का अधिकार भी लोगों का मूलभूत अधिकार बन जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को उसके घर से बेघर करने के उपाय के बारे में सोचा जाता है तो अथॉरिटी इस बात के लिए पूरी तरह से संतुष्ट होनी चाहिए कि घर से बेघर करने और घर को डिमोलिश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचे थे। एक औसत नागरिक के लिए अपने घर का निर्माण करने में सालों साल का वक्त लग जाता है और उसे घर से दूर करने के लिए यह तो सुनिश्चित ही करना चाहिए कि घर को डिमोलिश, घर को बर्बाद कर देने वाला, घर को ध्वस्त करने के अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं बचाता। तो यह सारी सुप्रीम कोर्ट की अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर प्रश्न यही बनता है कि जब यह सब अच्छी बातें हैं तो ये इसी बात पर परखी जाएंगी कि आखिरकार जस्टिस के नाम पर क्या किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया जिनकी वजह से हजारों लोगों के घर तोड़े गए हैं? शुक्रिया।